नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, भारत शासन अधिनियम 1858। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके प्रावधान जानने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इसके लगभग 1 साल पहले ही 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो हुआ था। तो देखिए दोस्तों, उसके बारे में ही पे हम थोड़ी बात करने वाले हैं। 1857 की क्रांति। दोस्तों, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, और कुछ लोग इसे प्रथम क्रांति भी कहते हैं तथा कुछ लोग इसे सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि इस क्रांति का मूल कारण क्या था। वैसे दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इस क्रांति का मूल कारण कहीं ना कहीं वह अफवाह थी कि जिसके कारण यह खबर चर्चा में आई कि जो कारतूस हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिले हुए कारतूस हैं, वो जो भी हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं गाय हिंदू धर्म के लिए पवित्र है और सूअर कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है। अब यही एक जो मूल कारण माना जाता है 1857 की क्रांति का। तो दोस्तों, इस क्रांति के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कहीं ना कहीं एक कमेटी तो बिठाई होगी जिसने यह जानने का प्रयास किया होगा कि जो ये उपनिवेश जो अब तक इतना शांत था, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या कारण हुआ जिसके कारण इस इतना भयंकर विद्रोह भड़क उठा। जो राजा मतलब जो जनता थी, राजा महाराजा के खिलाफ एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए तैयार रहती थी, वो एकजुट कैसे हो गई। तो इस कारण को जानने के प्रयास के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी तो बिठाई होगी। और दोस्तों, इस कमेटी का मुख्य मकसद यह रहा होगा कि यह जो इतना बड़ा विद्रोह हुआ है, इस बात का कारण जाना जाए। और दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने यह बात नोट भी की होगी या नोटिस की होगी कि हम भारतीयों को प्रत्येक मामले में झुका सकते हैं, लेकिन जब बात धर्म की होगी तो धर्म के मामले में यहाँ के लोग मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। तो दोस्तों, इस 1858 के अधिनियम में यही प्रावधान किए गए कि इन बातों को नोट किया गया कि किन कारणों से यह विद्रोह हुआ और ऐसे क्या प्रावधान किए जाएं जिससे आगे ऐसी घटना होने की संभावना कम से कम हो। दोस्तों, 1858 के भारत शासन अधिनियम का सबसे मुख्य प्रावधान यह था कि इस कानून ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो शासन है वो समाप्त कर दिया, और जो सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले थे, जो गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियाँ थीं, वो सभी महारानी को हस्तांतरित कर दी गई। दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये बात लिखी है, जो महारानी विक्टोरिया थी उनका जो शासनकाल था ब्रिटेन में वो 1837 से लेकर 1901 तक था। दोस्तों, केवल 1858 के जो अधिनियम के केवल आपको 3 प्रावधान पढ़ने हैं। सबसे पहला प्रावधान तो ये होगा, जो गवर्नर जनरल है, जो अब तक भारत का गवर्नर जनरल था, जो 1833 में बनाया गया था, उसका पदनाम बदलकर अब वायसराय कर दिया गया। और दोस्तों, जो एक मुख्य प्रावधान था कि यहाँ पर भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया। अच्छा, मैंने आपको एक बार और पहले कहीं SOS यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर केवल जो सचिव बनाया जा रहा था वो केवल एक राज्य यानी कि किसी एक निश्चित क्षेत्र के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन जो भारत का राज्य सचिव है उसका पद का सृजन 1858 के शासन अधिनियम द्वारा किया गया। और जो तीसरी मुख्य बात है कि यहाँ पर द्वैध शासन जो प्रणाली थी वो समाप्त कर दी गई। दोस्तों, आपको पता होगा कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में BOC का सृजन किया गया था, ये मान लीजिए आप, यानी BOC का गठन किया गया था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, और उसके द्वारा जो राजनीतिक अधिकार थे उसको दे दिए गए थे। तो दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा जो भारत में द्वैध शासन चल रहा था
वो भी समाप्त कर दिया गया। इसके द्वारा जो नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड थे वो दोनों ही समाप्त कर दिए गए। इस प्रकार यहाँ पर जो द्वैध शासन प्रणाली थी वो इस अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दी गई। तो दोस्तों इन प्रावधानों के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको ये पता होगा कि 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। और जो पहला भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। अगर एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग ही था। अगर ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग ही था। दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो कई बार वनडे एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं और आपको ये बातें याद रखनी होंगी। तो दोस्तों देखिए आगे की स्लाइड। देखिए दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं। वनडे एग्जाम में ये काफ़ी काम आने वाले हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव था। और जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था ये था वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये लॉर्ड विलियम बेंटिक भी था। और ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। और दोस्तों भारत का जो प्रथम वायसराय था ये था लॉर्ड कैनिंग और ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप इन्हें याद रख सकते हैं, एक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगी। दोस्तों इस अधिनियम का अन्य महत्वपूर्ण यानी कि दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि एक नए पद का सृजन किया गया जिसे भारत का राज्य सचिव कहते थे। और दोस्तों ये जो भारत का राज्य सचिव था ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होता था और ये इंग्लैंड में ही होता था। और यह जो था इंग्लैंड की संसद के प्रति उत्तरदायी था। और इसकी सहायता के लिए एक राज्य सचिव परिषद की गठन किया गया और उसमें 15 सदस्य होते थे। जो 8 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश क्राउन द्वारा चुने जाते थे यानी महारानी द्वारा चुने जाते थे। और ये 7 लोग थे ये कंपनी के डायरेक्टरों द्वारा चुने जाते थे। आपको पता होगा यहाँ COD अभी भी लागू है। तो ये जो COD थे ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनके द्वारा ही जो 7 सदस्य होते थे, जो भारत का राज्य सचिव था उसकी परिषद के 7 सदस्य COD द्वारा चुने जाते थे तथा 8 सदस्य चुने जाते थे क्राउन द्वारा। क्राउन का मतलब यहाँ पर महारानी से है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण प्रावधान था इस अधिनियम का। दोस्तों यह था इनके पद का क्रम। जो भारत का राज्य सचिव होता था वो भारत जो इंग्लैंड की रानी या राजा होते थे उनके अंडर में कार्य करता था और ये ब्रिटेन में ही होता था। अब क्योंकि ये ब्रिटेन की कैबिनेट का ही सदस्य था और ब्रिटिश संसद के ही प्रति उत्तरदायी था तो ये ब्रिटेन में ही रहता था। लेकिन भारत में जो इनका प्रतिनिधि एजेंट मान लीजिए, एजेंट के लिए वो भारत का वायसराय होता था। ये भारत में इनका एजेंट होता था जो इनके शासन प्रशासन को यहाँ पर फॉलो कराता था। तो ये इनके क्रम है पद का। दोस्तों यहाँ पर जो भारत का वायसराय था इसे जो राज्य सचिव बनाया गया था, एक नया पद सृजित किया गया था, उसकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था इस अधिनियम द्वारा। यानी कि ये जो भारत का वायसराय है अब बिना इसकी आज्ञा के कोई कार्य नहीं करेगा। दोस्तों इस अधिनियम का अन्य और एक और महत्वपूर्ण प्रावधान या अंतिम महत्वपूर्ण प्रावधान भी मान सकते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा जो अब तक भारत में द्वैध शासन प्रणाली चल रही थी उसे समाप्त कर दिया गया। दोस्तों इससे पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि इस अधिनियम द्वारा एक नए पद का सृजन किया गया जो भारत का राज्य सचिव था और उसे ही मैक्सिमम पावर दी गई भारत में। और जो भारत का जो वायसराय था वो उसकी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता था, कोई भी कार्य नहीं कर सकता था। तो दोस्तों अब मैंने आपको यहाँ बताया कि इस अधिनियम के द्वारा जो भारत में द्वैध शासन प्रणाली थी उसे समाप्त कर दिया गया। देखिए दोस्तों जैसे आपको नज़र आ रहा है स्लाइड में कि जो व्यापारिक मामले थे उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त किए गए थे और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बता रहा हूँ कि इस BOC का जो बनाया गया था BOC को वो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 1784 में बनाया गया था जो भारत में राजनीतिक मामलों की देखरेख करती थी। तो दोस्तों ये जो व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामले देखने के लिए 2 अलग अलग निकाय या सिस्टम की जो स्थापना की गई थी इस अधिनियम के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया तथा दोनों ही कार्यों को जो भारत का राज्य सचिव जो एक नया पद बना था उसे
हस्तांतरित कर दिया गया। दोस्तों अब हम ये पढ़ रहे हैं कि जो संविधान के विकास में इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। तो अब हम ये देखेंगे कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है उसने भारतीय संविधान के विकास में क्या भूमिका निभाई। देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया ने भारत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस घोषणाओं में आने वाले 90 सालों के भारत शासन की झलक देखने को मिलती है। इस घोषणा पत्र में कुछ अहम बातें थीं जिसने भारतीय संविधान की नींव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए दोस्तों, जो महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी उसमें सर्वप्रथम एक घोषणा ये की गई थी कि जो भारतीयों के साथ अब एक स्वतंत्र व्यवहार किया जाएगा, यानी भारतीयों को भी अब नागरिक का दर्जा दिया जाएगा। इससे पहले क्या था कि भारतीयों को गुलाम समझा जाता था, लेकिन इस अधिनियम में यह घोषणा की गई कि भारतीयों के साथ भी एक स्वतंत्र व्यवहार किया जाएगा। यानी कि जो हमारे संविधान के आर्टिकल 19 में है जो है स्वतंत्रता का अधिकार, उसकी कुछ न कुछ थोड़ी बहुत रूप से झलक देखने को मिलती है यहाँ के द्वारा। और दोस्तों, एक प्रावधान यह किया गया था कि जो भारत के प्राचीन रीति रिवाज हैं और परंपराओं का संरक्षण किया जाएगा, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो यह बात जान चुकी थी कि भारतीयों को धर्म के मामले में झुकाना असंभव होगा। और देखिए, हमारा आर्टिकल 25 भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अब जो संविधान बनाने वाले लोग थे वो भी बुद्धिजीवी थे और उन्होंने भी इतिहास जरूर पढ़ा होगा। तो उन्होंने यह देखा होगा कि अगर हम धर्म के मामले में हस्तक्षेप करते हैं तो यह कहीं ना कहीं विद्रोह को भड़काने वाला होगा। तो दोस्तों, ये दो प्रावधान मुख्य है जो हमें 1858 के भारत शासन अधिनियम में देखने को कुछ रूप में मिलते हैं। और दोस्तों, तीसरा प्रावधान यह है कि सभी भारतीयों को निष्पक्ष रूप से कानून का संरक्षण दिया जाएगा। यानी हमारा जो आर्टिकल 14 है जो ये कहता है कि कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है, तो उसकी एक बात यहाँ से भी देखने को मिलती है कि भारत शासन अधिनियम 1858 में सभी भारतीयों को निष्पक्ष रूप से कानून का संरक्षण दिया गया तथा बिना किसी भेदभाव और योग्यता के अनुसार भारतीयों को सरकारी नौकरी। जो आर्टिकल 14 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव की नियुक्ति दी जाएगी। तो दोस्तों, एक प्रावधान यहाँ से भी यह देखने को मिलता है। तो ये थे दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1858 के सभी महत्वपूर्ण प्रावधान। अगर इनमें काफ़ी इम्पोर्टेंट बात की जाए तो केवल आपको ये 3 प्रावधान इसके याद रखने हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसी भी आपको वीडियो लगी हो उसका फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। और दोस्तों, इससे आगे का पार्ट हम जल्दी ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।